नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। इन दिनों भारत के पड़ोसी देशों के साथ एक सीमा विवाद में भारत बुरी तरह से उलझ चुका है। ये सीमा विवाद अचानक से भारत के सिर क्यों आन पड़ा, जब दुनिया भर में कोविड की विपदा पूरी दुनिया झेल रही है। भारत भी उस विभीषिका को झेल रहा है और भारत के आसपास के देश भी इस विभीषिका से ग्रस्त हैं। उसके बावजूद इन दिनों आप ये देख रहे होंगे कि भारत और आसपास के देशों के साथ सीमा विवाद अचानक से बढ़ गया है। जिनके साथ हमारे रोटी बेटी के रिश्ते हैं, जिनके साथ जीने मरने के रिश्ते हैं, जिनके साथ हमारे जन्मों के रिश्ते हैं, जिनके साथ हमारे पौराणिक रिश्ते हैं, जिनके साथ हमारे देवी देवताओं के रिश्ते हैं, उनके साथ भी हमारे रिश्ते खराब क्यों होते जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेपाल की। जो नेपाल भारत के रिश्ते की मिसाल दुनिया में दी जाती रही हो, आज वो रिश्ते दांव पर क्यों लगे हुए हैं और नेपाल में भारत के विरोध की भावना क्यों प्रज्वलित हो रही है। वो कौन लोग हैं जो भारत के खिलाफ नेपाल में एक माहौल बना रहे हैं और आखिर ऐसा क्या हुआ कि दशकों सदियों पौराणिक रिश्तों के बावजूद नेपाल में भारत के खिलाफ एक भावना खड़ी हुई और पहली बार ऐसा हुआ कि नेपाल की सरकार ने भारत के कुछ इलाकों को अपने मैप का हिस्सा बताते हुए तकरीबन 395 वर्ग किलोमीटर के हिस्से को अपना बताते हुए नया मैप जारी किया और इसे आधिकारिक तौर पर पास भी कर दिया। ये जगह है लिपुलेख और लिम्पियाधुरा और कालापानी, ये उत्तराखंड में है। मसला ये है कि यहाँ पर भारत सरकार एक रोड का निर्माण कर रही थी, जिसको लेकर नेपाल ने एक आपत्ति दर्ज कराई और ये कहा कि ये इलाका उनका है और भारत गलत यहाँ पर सड़क का निर्माण कर रहा है। ये सड़क निर्माण पिछले लंबे समय से चल रहा है, अब की सरकार ने इसको पूर्ण किया है। ये इलाका जिसको हम लिम्पियाधुरा कालापानी और लिपुलेख कहते हैं, दरअसल ये अरसे से भारत का ही हिस्सा रहा है। नेपाल ने कभी इस पर आधिकारिक या अनाधिकारिक तौर पर कभी कोई इस प्रकार की बात नहीं कही कि जिसकी वजह से ये माना जाए कि ये कभी इसको लेकर कोई विवाद भी था। ताज़ा मसला क्यों आन पड़ा और इसके पीछे के कारण क्या है? क्यों ऐसा हुआ कि नेपाल ने अचानक से इस स्टैंड को बदला और तब जब भारत और चीन की सीमा के बीच तनाव फैला हो तो उस वक्त नेपाल के इस कृत्य को, जो हमारा सबसे खास, सबसे विश्वसनीय और टाइम टेस्टेड फ्रेंड हो, उसने अचानक से ये सीमा विवाद क्यों शुरू किया? क्या ये चीन के नज़दीक जाने का कारण है? क्या नेपाल चीन के नज़दीक जाना चाहता है? क्या नेपाल की जो लीडरशिप है वो चाइना के नज़दीक हो रही है? नेपाल में दरअसल इस दिनों कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है और कम्युनिस्ट पार्टी ही चाइना रूल करती है। वैचारिक तौर पर ये लोग एक हैं, लेकिन अब के पहले नेपाल की जनता हो या नेपाल की लीडरशिप रही हो, कभी भी उसने चीन और भारत में अगर किसी को चुनना था तो विकल्प के तौर पर भारत को चुना, क्योंकि भारत ना तो कभी विस्तारवादी राज्य रहा है, ना भारत ने कभी विस्तारवादी प्रक्रिया अपनाई और ना कभी दूसरे देशों पर अपना हक जताया। भारत ने नेपाल की हमेशा मदद की, भारत नेपाल की हर अच्छे बुरे स्थितियों में खड़ा रहा। सीमाएं तक खुली हुई हैं, आने जाने वालों के लिए रास्ते तक खुले हुए हैं, व्यापार धंधा काम काज रिश्ते नाते सब कुछ एक साथ हैं, उठना बैठना भी एक साथ का है। लेकिन इन दिनों जो लीडरशिप ने भारत के विरोध में वहाँ पर प्रयास करने की कोशिश की, यह चिंताजनक है कि क्या नेपाल चीन के साथ जाना चाहता है? क्या नेपाल चीन की नीतियों के साथ खड़ा होना चाहता है? ये पूरा विरोध क्यों शुरू हुआ? मसला ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये लिपुलेख, लिम्पियाधुरा या कालापानी है, ये तात्कालिक समस्या है। आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। 2015 में जब नेपाल में संविधान लाया गया, नया नेपाल का संविधान आया, तब उसमें कुछ मसले थे मधेशियों के, मसला था थारू समाज का, जिसमें संविधान में उनको उनका प्रॉपर हक नहीं मिला। ये एक बड़ा मुद्दा रहा और आपको याद होगा कि उस दौरान 135 दिनों की ज़बरदस्त नाकेबंदी मधेशियों ने की थी और अपने हक की मांग की थी। भारत का भी ये मानना था कि मधेशियों को नए संविधान में उनका हक मिलना चाहिए, भारत का ये वैचारिक मत था। लेकिन इसको प्रोजेक्ट वहाँ किसी और तरीके से किया गया और ये बताया गया कि भारत आर्थिक नाकेबंदी कर रहा है, हमें वैकल्पिक रास्तों की तलाश करनी चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी इसी ताक में बैठी थी और उन्होंने चीन के साथ दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। उसके बाद के मसले आप लगातार देखिए तो वहाँ जो भी सरकारें आईं, उन सरकारों ने हमेशा भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच चीनी घोलने का काम नहीं, कड़वाहट घोलने का काम किया। चाहे इसके पहले पुष्प कमल प्रचंड रहे हों या फिर वर्तमान केपी शर्मा ओली, इन दोनों की कोशिश ये थी कि भारत के साथ रिश्तों को तनावपूर्ण कैसे किया जाए।
थोड़ा पीछे आपको और ले चलते हैं। जब तक राजवंश नेपाल के भीतर जीवित था, बहनों भाइयों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, 2001 तक जब तक नेपाल में राजवंश जीवित था, राजवंश की सत्ता थी, राजवंश मौजूद था, राजवंश की से थी नेपाल के भीतर, तब तक भारत और नेपाल के रिश्तों में कभी अड़चन नहीं आई, कभी किसी किस्म का कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन 2001 में रहस्यमय तरीके से पूरे राज परिवार को खत्म कर दिया गया। राजा वीरेंद्र का कत्ल कर दिया गया, उनकी पत्नी ऐश्वर्या को मार दिया गया और पूरे राजवंश को कत्ल कर दिया गया। जिसको बताया गया कि जिस व्यक्ति ने कत्ल किया राजा कुंवर दीपेंद्र ने, 3 दिन बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। राजवंश में कोई जीवित नहीं रहा, करीब करीब पूरा राजवंश साफ हो गया। उसके बाद से आप बदले हुए नेपाल को देखिए, भारत और नेपाल के रिश्तों को देखिए, आप सच्चाई की तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। जिनके साथ हमारे पौराणिक रिश्ते हों, रोटी बेटी के रिश्ते हों, नौकरी के रिश्ते हों, जमीन के रिश्ते हों, हर तरह के रिश्ते हों, उनके साथ हमारे मतभेद क्यों हो रहे हैं। दूसरी बात, भारत की हुकूमत ने यह बात कही कि हम 3C पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, वो भी ईस्ट लुक की तरफ देख रहे हैं। यानी हम विशेष तौर पर कल्चर, कनेक्टिविटी और कॉमर्स और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, इस मसले पर हम ईस्ट के साथ बात कर रहे हैं और हम वेस्ट की बजाय ईस्ट पर निर्भरता रखेंगे। फिर अचानक से ये क्या हो गया कि भूटान से भी हमारे रिश्ते खटास आ रही है, नेपाल के साथ मेजर प्रॉब्लम हो गई है, चीन के साथ हम हिंसक झड़प में चले गए हैं। अचानक से ये प्रॉब्लम क्यों आई? क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई गड़बड़ी है? अचानक से ये सब कुछ गड़बड़ क्यों हो रहा है? इसके पीछे भी भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पर एक बारी विचार करने की आवश्यकता है। मसले तमाम हैं, हम इन सारे विषयों पर एक साथ आगे बढ़ाएंगे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है और हम सब चाहते हैं कि इस मसले पर भारत का पक्ष और हमारे पड़ोसी देशों को अगर हमसे कोई प्रॉब्लम है या हमारी नीतियों में उन्हें कोई बात ऐसी लगती है तो एक ओपन टॉक होनी चाहिए, एक ओपन लेवल पर डिस्कशन होना चाहिए। अटल जी कहा करते थे, हम सब कुछ बदल सकते हैं पर अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। हमें रहना साथ है इस खित्ते में, यानी इस रीजन में हमें साथ रहना है, तो आपसी मसले भी उसी तरह हमें सुलझाने होंगे। आज डिबेट हम इसी विषय पर आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ अमित पुरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ हैं, कांग्रेस से हैं, संतोष पांडे जी को मैंने आमंत्रित किया हुआ है। पांडे जी नेपाल से विधायक हैं, जनता समाजवादी पार्टी के, और नेपाल को रिप्रेजेंट करते हैं। संजीव श्रीवास्तव और संजय गुप्ता जी फॉरेन मामले के एक्सपर्ट हैं और रिटायर विंग कमांडर पी बख्शी साहब मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, शुक्रिया कि आप सबने इस कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति प्रदान की। संतोष पांडे जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं। देखिए, हमारे आपके रिश्ते ना आज के नहीं हैं, पौराणिक हैं। हमारे आपके रिश्ते ऐतिहासिक हैं। हमारे आपके रिश्ते आज के नहीं हैं, सदियों के हैं। फिर अचानक से ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि भारत और नेपाल के बीच इस तरह का तनाव हो और एक दूसरे के प्रति इस तरह की भावना हो। मेरी कनेक्टिविटी टूट गई है, मैं वापस उनको कनेक्ट करने की संतोष पांडे जी की कोशिश करूंगा। यही सवाल मेरा अमित पुरी जी से है। भाई, अचानक से ऐसा क्या हो गया अमित पुरी जी कि हमारे आस पड़ोस के मुल्क हमसे नाराज हो गए, खासतौर पर नेपाल, जिनसे हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कभी वो हमारे खिलाफ जा सकते हैं, वहां भारत के खिलाफ किस तरह की भावनाएं। आप क्या कर रहे हैं? आपकी कैसी विदेश नीति है? मुझे लगता है जब आप विषय को रख रहे थे तो आपने एक 3C की चर्चा की। वो 3C वास्तव में सुषमा जी ने भारत की विदेश नीति के अंदर, क्योंकि मैं मानता हूँ विदेश नीति राजनीति से अलग है, वो कंटिन्यूटी में चलती है। कोई भी सरकार आए, विदेश नीति राज्यों की व्यवस्था, शासन व्यवस्था बदलने से नहीं बदलनी चाहिए, और यह भारत में मोटी मोटी कंसेंसस इस विषय पर रही है। वो चाहे जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के बाद आई हो या कालांतर में आने वाली सरकारें रही हों। लेकिन इस बीच में एक पैराडाइम शिफ्ट वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर हुआ। एक तो चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर का जो कंसेप्ट था, उसमें कहीं साउथ ईस्ट एशिया के देश बीच में आए। दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य वाले चाइना ने वास्तव में नियो कैपिटलिज्म में अपने को बदलते हुए एक नई औपनिवेशिक नीति को शुरुआत की। वो श्रीलंका में पोर्ट खरीदने से लेकर के जो पुराने साहूकारों टाइप की नीति नहीं होती थी, मनी लैंड करो और उसके बाद उसको चुकाने ना की स्थिति में। भाई साहब, मैंने भारत नेपाल की बात की है, वैश्विक समस्या की चर्चा मैं आ रहा हूं। ये अलग अलग थ्रेड्स नहीं होते, इंटरकनेक्टिविटी है कहीं ना कहीं देशों में। परसेप्शनल डिफरेंस हो सकते हैं, मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। कोई बाय भी कर सकता है, बोरो भी कर सकता है और बरी भी कर सकता है। ये तीनों चीजें उसके साथ लाई करती है। और दूसरा,
इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी जो हमारी रही, उसके अंदर हमने जहां अपनी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को मजबूत करने की कोशिश की, हमने अलोंग द बॉर्डर साइड कनेक्टिविटी, चाहे रोड की हो, रेल की हो, वाटर लाइन्स की हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशंस की हो, चाहे पोस्ट की हो, उसके ऊपर इंडिया ने इसरार किया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि क्यों कंटिन्यूटी में 2012 में यूपीए गवर्नमेंट ने अभी जो 80 किलोमीटर का स्ट्रेट लेक के पास की बात हो रही है, वो शुरुआत की थी। अमित पुरी जी, आप कोई प्रोफेसर नहीं है और हम लोग आपके कोई स्टूडेंट नहीं है जो लेक्चर सुने। मेरा जानने का सिर्फ ये मतलब है कि भारत नेपाल के बीच जो प्रॉब्लम है वो क्यों है और हमें हुआ क्या अचानक ऐसे गड़बड़, ये बताइए। आप मुझे कोई भाषण मत पिलाइए। 2 लाइन के अंदर बता देता हूं, 2 शब्द में बता देता हूं। एक शॉर्ट साइटेड लीडरशिप इस समय जो वहां पर है, और कम्युनिस्ट पार्टी के जो इंटरनल डिफरेंसेस है, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और उसमें चाइनीज एम्बेसडर का जो मिटिगेशन है, वो कहीं ना कहीं इस पूरी प्रॉब्लम को एग्रीवेट करने में शुरुआत हुई है। कालांतर में आगे चर्चा चलेगी, आप चाहेंगे तो उसके तो भारत ने क्या इफर्ट किए कि हम अपने पौराणिक दोस्त के साथ तो हमारे रिश्ते अच्छे रहे? भारत ने इफर्ट करना चाहिए। नेपाल की अधिकांश जनता और वहां की अपने राजनीतिक दलों ने, अभी आप जनता पार्टी के वहां एक प्रतिनिधि विधायक की से चर्चा करेंगे तो जानेंगे, नेपाल में अभी 2 अमेंडमेंट्स भी आए थे उनकी आंतरिक राजनीति में, एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर, जिसको ओली सरकार को वापस लेना पड़ा। वहां प्रचंड के साथ जो उनके अपने कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, मुझे एक लाइन में बताइए, जिस नेपाल के साथ हमारे इतने पौराणिक रिश्ते हों, रोटी बेटी के रिश्ते हों, वो हमसे नाराज है, तो आपने पूछा नेपाल से कि भैया तुम क्यों नाराज हो, हमें बताओ तो। डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बातें चल रही हैं। अभी 2019 तक हमने मेजर प्रोजेक्ट उनके साथ इनॉग्रेट किए। ओके, वहां पर अभी इनॉग्रेट किए हमने, 2019 तक किए। उसके बाद ओली का किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो उनके यहाँ अपनी इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हुई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ये जो आप समस्या ताजी देख रहे हैं, असर है सारे संबंधों के ऊपर। ओके सुरेंद्र जी, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मेरे किसी तरह मेरा वीडियो लिंक नेपाल के विधायक हैं कुंवर संतोष पांडे जी, उनसे स्थापित हो चुका है। मैं उनके पास सीधा रुख करता हूं। भाई पांडे जी, बहुत स्वागत आपका और बहुत अभिनंदन कि आपने नेपाल से इस डिबेट में जुड़ने की सहमति प्रदान की। देखिए, हमारे आपके रिश्ते कोई पांडे जी आज के नहीं हैं, सदियों के हैं, ऐतिहासिक हैं, पौराणिक हैं। रोटी बेटी का रिश्ता है, जमीन का रिश्ता है, हर तरह का रिश्ता है। आप हमसे क्यों नाराज हैं? पांडे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संतोष पांडे जी, ओके, उनका फोन ड्रॉप हो गया है। मैं यही सवाल आपसे सुरेंद्र जी करता हूं, मैं फिर उनसे ट्राई करूंगा, उनसे कनेक्ट हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अचानक से ये आसपास के जो हमारे मुल्क हैं, जिनके साथ इतने हमारे पुराने रिश्ते रहे हैं, ये अचानक से प्रॉब्लम क्यों बढ़ी? कारण क्या मानते हैं आप? 2 बातें बड़ी छोटी छोटी सी हैं ब्रजेश जी। कहते हैं ना, निदा फाजली ने लिखा था कि रस्ते को भी दोष दे, आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। अमित पुरी जी ने अपने सवालों में ही जवाब दे दिया, शॉर्ट साइटेडनेस। इन्होंने, आई विश कि सुषमा जी के बाद अमित पुरी वहां पर विदेश मंत्री होते तो शायद इस तरीके की बेवकूफियां नहीं होती। आज की डेट में जो भारत की सरकार है, भारत की सरकार इन 2 लोगों को छोड़ करके, मैं स्पष्ट कहूं, 2 गुजराती बंधुओं को छोड़ करके तीसरे आदमी से बात ही नहीं करती। राजनीतिक ना तो बात करती है, ना वो कोई कूटनीतिक बात करती है, ना कोई बात करती है। बड़ा भाई से अगर छोटा भाई नाराज है तो उसके पास रीच आउट करना होता है। अमित पुरी जी ने कहा कि बात करनी चाहिए, तो ये बताएं ना पिछले 6 साल में कितनी बार बात की। आप जाएंगे, मंदिर हो आएंगे, सारी चीजें कर लेंगे, उनको एक बड़े भाई की तरीके से आप उनको उनकी नजर में डराते हैं। यहां पर प्रचंड हो, नेपाली कांग्रेस हो, मुझे यह बताइए, ठीक है कम्युनिस्ट पार्टी है, लेकिन क्या नेपाली कांग्रेस से, नेपाली जनता पार्टी से और जितने वहां के राजनीतिक नेतृत्व और वहां का पत्रकार नेतृत्व है, चाहे युवराज घिमरे हो वहां पर और चाहे कोई भी हो, आप किसी से भी पिछले 6 साल में बात की? हमारे पास इतना बढ़िया एक आदमी होता था डीपी त्रिपाठी, काल कवलित हो गए बेचारे। सच्चाई यह है कि चाहे डीपी त्रिपाठी हो, चाहे शरद पवार जी हो, मैं अपनी पार्टी के नेताओं के नाम नहीं ले रहा हूं, मैं आपको भारत की राजनीति के वो नाम ले रहा हूं। इवन इनके यहां पर शेषाद्री जी हैं, इनके यहां पर वो अपना स्वदेशी जागरण मंच वाले थे जो आप आज आरबीआई में डायरेक्टर बने हुए, क्या नाम है उनका? जी। तो इन सब लोगों ने, किस आदमी ने नेपाल की तरफ बात की? मेरी चिंता दूसरी है। अगर नेपाल
को हमसे कोई प्रॉब्लम है या भारत के साथ कोई इशू है तो ये तो मिल बैठकर सुलझाने का विषय है ना। मसले को कॉम्प्लिकेट करने का इशू तो नहीं है कि इसका फायदा चीन उठा ले। मैं यही तो बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि सर मसले को सुलझाने के लिए आपको अपने छोटे भाई से, आपको जिससे हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, जिसकी सबसे बड़ी गोरखा डिवीजन हमारे यहां पर है, उससे बात तो करनी होगी ना। उसकी सरकार के साथ साथ वहां के अन्य संपर्कों में, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे प्रतिपक्ष के हो, नेपाली कांग्रेस एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज परिवार किंग ज्ञानेंद्र, उनका लड़का पारस, ये सारे के सारे वहां के राणाज, जितने जो पहले वहां सरकार चलाते थे, जो 11-12 राणाओं की जो वो थी, शमशेर बहादुर राणा थे और कौन कौन थे, वो उनके साथ किस स्तर पर भारत की सरकार ने, भाजपा ने बात की, यही तो देखने वाली बात है। ये लोग आइसोलेशन में कर रहे हैं भारत को, और पूरे देश में आपको बताओ बांग्लादेश के साथ खराब रिश्ते हैं। सर एक मिनट, श्रीलंका के साथ खराब रिश्ते, पाकिस्तान तो दुश्मन है ही है, चीन तो दुश्मन है ही है। आप देखिए, एक भूटान को छोड़ दीजिए, सबके साथ खराब रिश्ते हैं। ऑल राइट सर, ऑल राइट। संतोष पांडे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। संतोष पांडे जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने डिबेट में जुड़ने की सहमति प्रदान की। हमारे आपके जो रिश्ते हैं ना, वो बड़े ऐतिहासिक हैं, सदियों के हैं, पौराणिक रिश्ते हैं। रोटी बेटी से लेकर भगवान तक के हमारे आपके रिश्ते हैं। आप हमसे क्यों नाराज हैं? ये नाराजगी कैसे दिखाई दी, इसमें पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने भारत के सभी मित्रों को मेरे माध्यम से बताना चाहा है। नाराजगी ये आपने जो अभी देखा, ये जो कोविड-19 है, इस महामारी से पूरे विश्व में हर एक बॉर्डर पे, हर एक सीमा पर ये स्थिति बनी हुई है। इस नाते अगर ये बात आती है कि नाराजगी की, तो मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है नेपाल भारत के जो संबंध है, ये संबंध किसी व्यक्ति ने नहीं बनाए हैं, किसी राजनीतिक दल ने नहीं बनाया है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाया है, कोई सरकार ने नहीं बनाए हैं। इसके संबंध, नेपाल और भारत के संबंध, मुझे लगता है जब से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है, पृथ्वी के निर्माण के साथ जब से नेपाल भारत जाने जाते हैं, तब से इसके संबंध है, और इसके संबंध हैं और कायम रहेंगे। आप लोगों को ये कहां से लगता है कि ये संबंध बिगड़े हुए? आपके प्रधानमंत्री का जिस तरह से आचरण है और सीमा को लेकर जिस तरह से विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की गई, विशेष तौर पर मैं लिपुलेख का जिक्र करना चाहूँगा, काला पानी का जिक्र करना चाहूँगा, लिम्पियाधुरा का जिक्र करना चाहूँगा। एक नया मैप जारी किया जाता है, वो भी तब जब भारत अपने जो ताकतवर दुश्मन मुल्क है चीन, उसके साथ आमने सामने खड़ा है। उस वक्त जब हमें आपका साथ, आपका प्यार, आपका समर्थन चाहिए है, तो आपके प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ बयान देते हैं। भारत के खिलाफ नहीं, मुझे लगता है जो आपने सीमा विवाद देखा है, लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा, ये जो भी बात आप कह रहे हैं, भारत के और नेपाल के जो सरकार स्तर की बात है, मुझे लगता है नेपाल उस सरकार स्तर से ही भारत के उस उच्च पदस्थ लोगों से, भारत के सरकार के लोगों से वार्ता करके इस समस्या का समाधान निकालेगा। और ये जो मुझे लगता है कि जब दो भाई भी कुछ दिनों तक वहां, कुछ दिनों तक दूर रहते हैं, वहां पास रहते हैं, तो कुछ दिनों बाद जी एक बार तो मुद्दा आ जाता है। मुझे लगता है कि इस चीज को नेपाल के लोगों से उन्होंने सहमति प्राप्त किया कि ये हमारे हिस्से में पड़ता है, और ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से कूटनीतिक मुद्दा है। इसे इस मुद्दे पर मुझे लगता है नेपाल सरकार, भारत सरकार। एक सवाल आपसे और है मेरा पांडे जी, कि क्या केपी शर्मा ओली जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है? क्या वो चीन के साथ अपने को ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? कि देश के जनता से देश की जनता का संबंध है, नेपाल की जनता से भारत की जनता का संबंध है। इस नाते मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि किसी राजनीतिक दल को ये क्लेम नहीं करना है कि मैंने ये रिश्ते बना दिए जी। ये रिश्ते प्रकृति के निर्माण के साथ है और इससे बेहतर होंगे और कायम रहे। तो ये बात आप अपने प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं समझाते हैं? अभी तो उन्होंने ये तक आरोप लगा दिए कि भारत उनकी सरकार को गिराना चाहता है। मुझे लगता है कि लंबे समय तक नेतृत्व करने वाले लोग बोलते समय कभी इस तरह का हो जाता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि नेपाल के संविधान में नेपाल के सरकार को बहुमत सिद्ध करना, नेपाल की सरकार को बनाना
वो नेपाल के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनका दायित्व है। इस नाते ये सरकार बनाना और गिराना वो नेपाल की जनता। पांडे जी, आप बहुत सेंसिबल बात कर रहे हैं और मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूं। हाथ में है। भारत की 133 करोड़ आबादी की तरफ से मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइंड किया और बताया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये सीमा विवाद केपी शर्मा ओली ने जानबूझकर अपनी सरकार को बचाने के लिए किया या इसके पीछे उनका कुछ और मकसद है? अब सरकार को आपको एक चीज जानना है, अगर कोई देश का नेतृत्व करने वाला निरंतर खुद को सुरक्षित करने के लिए अगर जनता की आहुति देना चाहता हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश के नेतृत्व करने वाले वो लोग लंबे समय तक नेतृत्व कर पाएंगे। इस नाते मेरा तर्क है सीधा सीधा कि भारत के रिश्ते को, नेपाल और भारत के रिश्ते को जो भी सरकार और कोई भी नेतृत्व करने वाला अगर उसके लिए नकारात्मक सोचता है, उसकी खुद दृष्टि रहती है, अगर उसे बिगाड़ना चाहता है, तो इसमें आप स्पष्ट हो। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, भारत समाचार के माध्यम से भारत के सभी मित्रों को बताना चाहता हूं कि इस तरह का सोच रखने वाले कभी भी न नेतृत्व में लंबे समय तक रह सकते हैं और न वो जनता के लिए उनके पक्ष में काम कर सकते हैं और ना ही वो ये कह सकते हैं कि इसके माध्यम से नेपाल भारत के रिश्ते को बिगाड़ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि केपी शर्मा ओली खुद अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत और नेपाल के रिश्ते को खराब करना चाहते हैं? मैं एक मिनट बताना चाहता हूं। अगर इस सीमा विवाद को लाके और भारत को एक करके खुद को सुरक्षित जो करना चाहेगा, खुद की सुरक्षा तो खुद के देश के जनता से होगी, जनता की इच्छाओं को पूरा करके होगी, जनता का संबंध जहां जिससे बेहतर है उससे बनाने से होगी। जनता के संबंध को बिगाड़ कर खुद को सुरक्षित जिस करना, देश में आप जैसे महान विधायक हो हों, जिस देश में आप जैसे शानदार नेतृत्व और विधायक हों, उस देश के कभी भारत के साथ रिश्ते खराब ही नहीं हो सकते। मैं तो हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं और मैं तो उम्मीद करता हूं कि पैनल में बैठा हर व्यक्ति भारत का आपका अभिनंदन करना चाहता है, आपका सम्मान करना चाहता है और आपके प्रति अपना प्रेम प्रकट करना चाहता है और आपका अभिनंदन करना चाहता है कि आप इतना शानदार अनुभव और भारत के बारे में रिश्तों की जो व्याख्या आपने की, हम सबके रोंगटे खड़े हो गए आपके इस प्रेम को देखकर। पांडे जी, बहुत धन्यवाद पांडे साहब आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी आपका धन्यवाद देती है। ओके, मेरे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर पी बख्शी साहब दिल्ली से जुड़ चुके हैं। बख्शी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नेपाल के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो कूटनीति के स्तर पर, उसमें ये प्रॉब्लम क्यों इस बीच अचानक से क्रिएट हुई? आपको क्या लगता है इसके पीछे के कारण? बख्शी साहब, क्या है? सबसे पहले तो मैं पांडे साहब का भारतीय फौज की तरफ से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने सबका दिल जीत लिया है। और अब मैं आपको बात समझाऊं। मेरी आवाज आ रही है? करेक्ट आ रही, प्लीज गो अहेड। मेरी आवाज आ रही है? करेक्ट, गो अहेड प्लीज। हाँ, देखिए, आप ये एक बात मान के चलिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ, भारत, जैसे आप कहते हैं, ये तो चंद्रगुप्त मौर्य से पहले के हमारे रिश्ते हैं। जब नंद वंश का गिराया गया था तो नेपाल ने आके मदद करी थी चंद्रगुप्त की, तो इतने पुराने रिश्ते हैं। क्वेश्चन ये है, अभी तक बिल्कुल रिश्ते ठीक चलते रहे, नेपाल की रॉयल फैमिली थी, पर हमारी जब कुछ एक गवर्नमेंट की जो नीति थी उस समय, वो रॉयल फैमिली को लाइक नहीं करती थी। और ये एलिज्ड है, ये कई रिपोर्ट्स में आया है कि उनको गिराने में हाथ भारत की तरफ से भी था। ये जो है बात छुपाई नहीं जा सकती। मैं इसलिए बता रहा हूं, मेरी अपनी मामी राणा फैमिली से है, मेरा बचपन नेपाल में गुजरा है, तो मैं अंदर की बात जानता हूं। और आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि इतनी भारत, जब नेपाल की फौज, गुरखाज हजारों लाखों की तादाद में यहाँ से पेंशन ले रहे हैं, और नेपाल का एक एक किसान बच्चा जो पॉलिटिक्स में नहीं है वो भारत को चाहता है। जब पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं तब मामला डिफरेंट हो जाता है, खासकर जब चाइनीज प्रेशर डाल रहे हैं और पाकिस्तानी प्रेशर डाल रहे हैं। अभी तक तो आपने पाकिस्तान का वहां पे बात ही नहीं करी, जो उन्होंने अपना फैलाव किया हुआ है आईएसआई ने,
और चाइनीज ने वो उनकी गवर्नमेंट को फुसला रहे हैं और बाध्य कर रहे हैं। और ये जो जितनी नीतियां बनाई गई जी। हैं एक्सेप्ट करना, बख्शी साहब, लिपोधरी और भारत को भी अपनी ये विदेश सारा का नीति सारा में जो एरिया है, कुछ ऐसे ये विकल्प बाहर की खोजने पड़ेंगे, powers कुछ का रास्ते भी खोजने पड़ेंगे कि हम नेपाल जैसे अपने मित्र राष्ट्रों के साथ संबंधों को और मजबूत करें। बिल्कुल 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 हमारी फॉरेन पॉलिसी में इसका थोड़ा चेंजेस लानी पड़ेंगी। ये हमको कॉम्प्लेसेंसी नहीं हो जाएगी, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि एक टाइम आया था हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी एरोगेंट हो गई थी, तभी हमारे सारी कंट्रीज जो थी हमारे खिलाफ क्यों हो गई। या 81 में श्रीलंका का क्या हाल था, हमारी रॉ फेल हो गई थी वहां पे, क्यों। ये सारा का सारा जो है हमें अपना अंदर का भी होमवर्क करना पड़ेगा। ये सारा हम किसी और के मत्थे नहीं काट सकते। करेक्ट सर, मेरे साथ संजय गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स के, दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बख्शी साहब 1 मिनट दीजिएगा मुझे, संजय गुप्ता जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं जाने माने। संजय जी थैंक यू सो मच। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अचानक से हमारे आस पड़ोस के जो मुल्क हैं, स्पेशली साउथ एशिया के जो मुल्क हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे वो नेपाल हो, नेपाल को लेकर तो विशेष कंसर्न है कि ये प्रॉब्लम्स अचानक से क्यों हुई, व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली। देखिए, जहां तक दोनों देशों के मध्य सवाल है, इंडिया और नेपाल के बीच में, हमें ध्यान रखना। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप बोलें। हेलो, आप बोलें, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, अच्छा। तो देखिए, जहाँ तक दोनों देशों के बीच के सवाल है, बायलैटरल रिलेशंस हैं, वहाँ ये बराबर बीच में आवाज आ रही है। आप बोलते रहे, मैं सुन रहा हूँ सर। आप कान से वो निकाल दें और अपनी बात बोले, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक। अच्छा, ये कान, हाँ। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये हमको ध्यान रखना होगा कि दोनों देशों के बीच में लगभग अच्छे संबंध रहे थे। अगर हम देखें 1950 से भारत नेपाल ट्रीटी जो हुई थी, वो बहुत अच्छे माहौल में हुई थी और दोनों देशों ने लगभग एक दूसरे के भावनाओं का ख्याल रखा। गिव एंड टेक रिलेशंस के आधार पर ये ट्रीटी करी गई थी 1950 में। फिर 1954 में भारत और चीन के मध्य जो संधि हुई थी, उसमें लिपुलेख का स्पष्ट उल्लेख है और उसमें भारत ने कहा था कि हम लिपुलेख जो पास होगा उसके माध्यम से चीन के साथ हम ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, उसके पश्चात इस लिपुलेख पास को बंद कर दिया गया। अब देखिए, इसके पीछे थोड़ी लंबी कहानी है। यहाँ पर कुल मिलाकर थोड़ा सा ध्यान ये रखना होगा कि जहां पर भारत और नेपाल के मध्य लगभग संबंध अच्छे रहे, कहीं कहीं अलग अलग समय पर थोड़े कहीं रफ होते गए। और अगर हम देखें 1996 में और 1998 में 2 एग्रीमेंट हुए थे भारत और नेपाल के बीच में। 96 वाला एग्रीमेंट था, महाकाली एग्रीमेंट था, और 1998 का था, वो भी महाकाली एग्रीमेंट प्लस जो डिस्प्यूटेड एरियाज थे, जो आज के तारीख में है, लिपुलेख है, काला पानी है, ओलंपियाधुरा है, इन तीनों को रिजॉल्व करने की बात कही गई थी। और साथ में सन 2000 में जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार भारत में और बीपी कोइराला सरकार नेपाल में थी, इन दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात को रिजॉल्व किया था कि दैट वी विल सॉल्व ऑल द डिस्प्यूटेड एरिया जो हमारे दोनों के बीच में है तनातनी। बहुत अच्छे माहौल से हुआ था और ये कहा गया था 2002 तक बिल्कुल सॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज तक उसको नहीं सॉल्व किया गया, बहुत लंबे समय तक नहीं सॉल्व किया गया। तो दोनों देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों देश कहीं ना कहीं सुस्त हो गए थे इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, ये राजनीति है, ये जैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कहते हैं कि there are no permanent friends and no permanent enemies in international politics. It is only the national interest. अब देखिए, 2002 से लेकर आज तक ये लगभग 18 वर्ष का समय बीत गया है और इसमें बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हुए जिसके वजह से आज तनातनी की स्थिति उभर कर आ गई है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर कहें कि जो ये संबंध इस समय थोड़े से रफ हो गए हैं, इसको बायलैटरल लेवल पर सुलझा लिया जाना चाहिए था। अब देखिए, चीन, अगर जो अब आपकी बात आती है, चीन इस समय क्यों पिक्चर में आ गया है? चाइना इसलिए पिक्चर में आ गया है जब से डोकलाम वाला मामला हुआ था। अभी 2017 में डोकलाम वाला मामला हुआ था और भारत ने
चीन को वहां डोकलाम से बाहर किया, लेकिन भारत ने इस बात को रियलाइज किया कि उसकी जो बॉर्डर रोड्स हैं वो अभी अच्छी तरीके से बन नहीं पाई है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया है। इसलिए भारत ने 2017 के डोकलाम से सबक लेते हुए, भले ही भारत ने चीन को बाहर कर दिया डोकलाम से, उसने सबक लेते हुए बॉर्डर रोड्स और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बनाना शुरू कर दिया। अब 2017 से लेकर आज तक, अब देखिए जो ये पूरा एलएसी है, ऑल अलोंग एलएसी ये डिस्प्यूट है, जो लिपुलेख पास है वो भी एलएसी से के पास ही जुड़ा हुआ है। अब चाइना इससे बहुत अलार्म्ड हो गया है। 8 मई को जो श्री राजनाथ सिंह गए वहां पर, जो गए लिपुलेख एरिया में, काला पानी में गए, और 22 किलोमीटर लंबी सड़क उन्होंने जो इनॉग्रेट किया, इस 22 किलोमीटर सड़क को पूरा काला पानी से लिंक कर दिया गया है लिपुलेख पास से। और ओके सर, ओके भारत क्या भारत के जो यात्री सरोवर जाने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। अब चीन को अब चीन को इस बात की चिंता हो रही है भाई, आपने कान से निकलवा दिया। ओके ऑलराइट बीरेन जी ओके 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 संजय जी की आवाज डाउन कर दी। संजय जी प्लीज वेट, संजय जी प्लीज वेट, संजय जी प्लीज वेट। भाई बीरेन जी, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जिनके साथ हमारे इतने शानदार रिश्ते रहे हों वो हमसे नाराज हैं? और मैं तो अभिनंदन करता हूं, संतोष पांडे हमारे नेपाल के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कोई अलग ही नहीं कर सकता, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ना कोई सरकारें अलग नहीं कर सकती, हमारे तो रिश्ते जन्म जन्मांतर के हैं। बीरेन जी गो अहेड। देखिए, जो संतोष पांडे जी ने कहा, ये नेपाल देश में ही शायद संभव है कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के विपरीत भारत और नेपाल के जो भावनात्मक रिश्ते हैं उनको महत्व दिया। उन्होंने ये दर्शाया है कि कोई राष्ट्राध्यक्ष अपनी कुर्सी बचाने के लिए अगर पड़ोसियों के साथ साजिश करता है, छल करता है, तो ये उसका व्यक्तिगत लाभ जुड़ा हो सकता है। दो राष्ट्रों के बीच जो भाईचारा है, जो प्रेम है, जो खुली सरहदें हैं, उनमें ये बाधा नहीं बनना चाहिए। यही बात सुरेंद्र राजपूत कह दें तो अभी गला पकड़ के अमित पुरी लटक जाते हैं। नहीं, हमने तो कहा ही था एक सेकंड, ये शॉर्ट साइटेडनेस है साहस की बात है की ब्रजेश लीडरशिप जी, की। यही तो ये मैंने बड़े कहा, साहस की बात है। एक्सेप्ट कर रहे हैं। अरे भाई वैसे बीरेन जी को तो बोलने दो। आज ये तय हुआ है कि भारत के रक्षा मंत्री लद्दाख जाएंगे परसों शुक्रवार को सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आपने बताई कि 2 मुद्दे हैं जो इस समय नेपाल को लेकर गरमाए हुए हैं। भारतीय मीडिया ने बात कही है कि पीएम ओली जो है वो चीन की गोद में बैठे हुए हैं। ओली को आखिर इस समय नागरिकता पर और मैप पर, नक्शे पर जो 2 वो संशोधन लाना चाह रहे हैं, उनको वहां की कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन हासिल हो चुका है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी जिसके कार्यकारी अध्यक्ष वहां के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, जो भारत के बहुत दुश्मन माने जाते थे, प्रचंड जी, पुष्प कमल दहल, लेकिन वो भी आज ओली का विरोध कर रहे हैं। तो संविधान संशोधन करके एक तो ये शादी के मामले में लाना चाह रहे हैं, दूसरा 3 जो आपने नक्शे बताए। अब मधेश जो नेपाल का तराई इलाका है, जो भारत के सबसे करीब है, जिसको आप रोटी बेटी की बात कहते हैं, जिनसे हमारी रिश्तेदारियां भी हैं, लोग आते जाते हैं, नेपाल, इसको कैसे अलग कर देंगे? ये चाइना के चक्कर में भारत से लड़कर, भारत का जो ज्योतिर्लिंग है ब्रजेश जी, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग पशुपतिनाथ काठमांडू में है, तमाम सारे टूरिस्ट जाते हैं, हमारे देवी देवता यहाँ हैं, तमाम सारे लोग हैं। अब आपको एक नई बात बताएं कि जो बिहार में मोतिहारी जिला है जो नेपाल की सीमा से लगता है, वहां गंडक नदी पर तटबंध निर्माण का कार्य चल रहा था, उसे नेपाल ने रुकवा दिया है पिछले 2 सप्ताह से। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी और जल्दी इसका हल ढूंढने को कहा है, अन्यथा बिहार का बहुत बड़ा भाग बरसात के पानी से, नदी के उफान से डूब जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेपाल हमारा दोस्त है, वो उत्तराखंड की सीमा पर जहां चीन की भी बॉर्डर है और नेपाल का भी बॉर्डर है, वहां की चीजों को अपने नक्शे में दिखाने पर तुला हुआ है। अब उसमें लिपुलेख है, लिम्पिया धुरा है, काला पानी है, लेकिन अभी यह संशोधन आया नहीं है, प्रस्ताव आने वाला है संसद में नेपाल की। लेकिन आप चाहे देखिए, ये लखीमपुर खीरी में नेपाल का बॉर्डर है, बहराइच में रुपईडीहा है, भैरावा है, बागेश्वर में है, रुद्रपुर में है, उधम सिंह नगर में है,
ये सब हमारे दोस्त के, पड़ोस के हमारे रिश्ते हैं। यहाँ कोई पासपोर्ट नहीं लगता, यहाँ हम लोग फ्रीक्वेंटली आते जाते हैं, एक दूसरे के यहाँ सामान लेते हैं, देते हैं। भारत की सरकार को अब इसमें और मजबूत पहल करनी होगी कि स्थानीय जनता और स्थानीय विधायक, संतोष पांडे जी जैसे लोगों की विचारधारा के लोग, बख्शी जी आऊंगा, जो भारत की सरकार को समर्थन कर रहे हैं, उनका सम्मान बढ़ाए, उनसे बातचीत करें। ब्रजेश जी, भारत वो देश है जो पड़ोसी को भी अपना परिवार मानता है। हम लोग उसके हर सुख दुख में साथ रहने वाले लोग हैं, और किसी के उकसावे में आकर अगर आज ये कार्रवाई होती है तो नेपाल का इतिहास कभी रहा नहीं है पड़ोसियों के साथ दगा करने का। तो नेपाल की छवि दगेबाज राष्ट्र की न बने, ये भी देखना होगा, सबकी जिम्मेदारी है। चलिए 4 लाइन कहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम पड़ोसियों से प्यार करते हैं, नेपाल से प्यार करते हैं, नेपाली हिंदुस्तानियों से मोहब्बत करते हैं। आज बॉर्डर बंद है, आवागमन बंद है, तमाम अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। जो संतरे हुए जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, इन सब के तमाम सारा नुकसान है। भारतीय मुद्रा नेपाली मुद्रा से मजबूत है, नेपाल के व्यापार पर ज्यादा असर पड़ रहा है। ये एक प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए अगर राष्ट्र विरोधी या पड़ोसी विरोधी कृत्य कर रहे हैं तो उनको इससे बचना चाहिए, क्योंकि इससे भविष्य का नुकसान होगा उनके राष्ट्र का। चलिए 2-4 लाइनें कहता हूं जी। कि झगड़ा पड़ोसियों में होता है, पर हम आपस में मिलते भी हैं। हम फूल हैं, मुरझा के खिलते भी हैं। है दोस्त कुछ अगर मेरा, तो मित्र तुम भी तो दोषी हो। तेरे पड़ोसी हम हैं तो मेरे पड़ोसी तुम हो। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित पुरी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मेरा एक बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है आपसे जी। देखिए, कूटनीति एक ऐसा विषय होता है, आपने अपने डिबेट के प्रारंभिक चरण में ये बात कही भी थी, मैं आपकी ही बात को आगे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कूटनीति एक ऐसा विषय होता है जो किसी राष्ट्र में किसी पार्टी विशेष से नहीं बंधा होता, वो देश से बंधा होता है। कूटनीति अलग होती है, राजनीति अलग होती है। आपने कही ये बात, स्वयं कही। बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्टैंड करता हूं। मैच्योर डेमोक्रेसी यही है। भले ही कांग्रेस की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कोई बहुत बड़ा शिफ्ट नहीं होता फॉरेन पॉलिसी में, ठीक। तो जब इतने बड़े मसले हो रहे हैं कि जिनके साथ हमारे ऐसे पारंपरिक पौराणिक रिश्ते रहे हों, वहां अगर भारत के विरोध की कोई भावना उपज रही हो, तो फॉरेन पॉलिसी क्या गाइड करती है कि आपको क्या करना चाहिए था जो आपने नहीं किया। ठीक। और मैं चाहता हूं कि आप डिबेट प्रारंभ करने से पहले संतोष पांडे का अभिनंदन करें। बिल्कुल अभिनंदन है, और इसलिए अभिनंदन है कि नेपाल की आंतरिक राजनीति में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, जिसकी जानकारी हम मित्रों को तो है ही है, और वो ये हुआ कि वहां पर राष्ट्रीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, जिसका बिखराव करना चाहती थी कम्युनिस्ट पार्टी, उन दोनों ने एकीकरण करके 33% के लगभग नेपाल की संसद के अंदर अपनी सदस्य संख्या बना ली। ये एक मेजर डेवलपमेंट है जो कम्युनिस्ट पार्टी की ओली सरकार के इरादों के खिलाफ वहां पर हुआ, वो स्थानीय जनता की भावनाओं को देखते। पे बड़ी मेरी गहरी आपत्ति है, आप किसी के आंतरिक राजनीति में इतना ज्यादा मत घुसिए, इन्वॉल्व होइए। आप अपने रिश्तों को देखिए कि उनके यहाँ कम है, इनके यहाँ ज्यादा है, फिर वही गलती कर रहे हो आप। क्या हो रहा है, फिर वही गलती कर रहे हो आप। उनके यहाँ कौन सरकार बनाता है, कौन गिराता है, कौन सरकारें बनाने में नहीं है, इट्स नन ऑफ योर कंसर्न। सीता के मायके में क्या हो रहा है यह अयोध्या के लोगों को बखूबी मालूम है, इससे कोई पर्देदारी नहीं है। और जो अभी हमारे मित्र कांग्रेस के कह रहे थे कि शॉर्ट साइटेडनेस, वो शॉर्ट साइटेडनेस कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप में। और मैं आपको एक चीज और शेयर कर लूं कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी लगातार वर्ल्ड वाइड इंडिया के अंदर कई फोरम्स पे लगातार काम करती रहती है। उसमें कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, मैन टू मैन कांटेक्ट है, ह्यूमन कांटेक्ट्स है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है। ये हमेशा डिप्लोमेसी का एस्टैब्लिश्ड पार्ट रहा है। इसका डिनायल लुक ईस्ट पॉलिसी का क्या हुआ? सारी प्रॉब्लम ईस्ट से ही आ रही है। कौन सा लुक ईस्ट कर रहे थे कि क्यों आ रही सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि हमने अपनी जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसको सेफगार्ड करने के लिए, उसकी पेट्रोलिंग करने के लिए हमने बहुत अधिकांश मात्रा में अब ध्यान केंद्रित किया है। अभी 6 साल की चर्चा चल रही थी। आप तो कहते थे कि 3C कल्चर कनेक्टिविटी। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं। एंड अनदर एक वर्ड जो डाला गया था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। जी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। और मैं बता रहा हूं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में क्या हुआ।
देश के प्रधानमंत्री ने 2018-16 के आसपास इंडो नेपाल एमिनेंट ग्रुप की स्थापना की, उसकी रिपोर्ट आ गई है। उस रिपोर्ट में कुछ डिफरेंसेस अब आप मुझे ये बताओ कि आप नेपाल के हमने साथ अपनी पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रोजेक्ट वहां इनॉग्रेट किया, रोड साइड प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए, अरुण 3 प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया। ये सब मनदीप सिंह पुरी जब वहां एम्बेसडर थे उस कार्यकाल के दौरान हुआ। भारत और नेपाल के रिश्ते कहीं पर खराब नहीं है, यह गलतफहमी निकाल दीजिए। नेपाल की मीडिया पर एक आरोप लगता है कि आप उनकी आंतरिक राजनीति में घुसपैठ करते हैं, बिखराव करते हैं, दखलंदाजी करते हैं। आप ऐसे क्यों करते हैं? भारत की तरफ से कभी भी ये कॉन्ट्ररी बात है, ये चाइना की कैमोफ्लेजिंग है। उनका एम्बेसडर बैठ के मिटिगेट कर रहा है कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर प्रचंड और वर्तमान प्रधानमंत्री के बीच के झगड़ों को। वो तय कर रहा है कि वहां के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की सेक्रेटेरिएट में क्या हो, ये चाइनीज एम्बेसडर तय कर रहे हैं। भारत ने कभी अपनी सॉवरेनिटी की भी रक्षा की है और ओके, ऑलराइट। भाई मैं संतोष पांडे जी का रुख करना चाहूंगा। ओके, अमित पुरी जी प्लीज वेट। आप रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप बाकी लोगों की बात भी उतनी गंभीरता से सुने। मैं संतोष पांडे जी को इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। संतोष पांडे जी, नेपाल की जनता क्या चाहती है, नेपाल की जनता का क्या रुख है? दूसरी बात यह है कि चीन के साथ ये जो रिश्तों को तोलने की कोशिश नेपाल में कुछ लीडर्स कर रहे हैं, ये कितनी घातक मानते हैं आप? नेपाल की जनता क्या चाहती है, वो तो भारत नेपाल के संबंध के साथ से, और जो मैंने बताया लोगों ने कहा अभी, उन लोगों को भी धन्यवाद। ये पुराने रिश्ते, इससे पुराने नहीं, मैंने बोला पृथ्वी के निर्माण के साथ जब से नेपाल पहचाना जाता है, जब से भारत पहचाना जाता है, तब से इनके रिश्ते हैं। ये रिश्ते मैंने बता दिया, कोई पॉलिटिकल पार्टी मैंने बनाए, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है सीधा। और स्वागत क्या समझना है हम लोगों को जी, जनता पूरी चाहती है कि भारत से जो संबंध है वो संबंध कायम रहे, और ये संबंध कायम रहेगा भी। इस नाते जो चीन का मामला आपने कहा, वो चीन के मामले से मैं आपको सीधा क्या बताना चाहता हूँ कि चीन का मामला जो बोला आपने, नेपाल एक अपने आप में स्वतंत्र राष्ट्र है, और एक स्वतंत्र राष्ट्र है, और स्वतंत्र राष्ट्र चीन के कहने पर और चीन के कह देने से भारत के रिश्ता वो खराब करेगा। चीन की हुकूमत नेपाल में नहीं चलती है। चीन अपने आप में एक राष्ट्र बना है, तो नेपाल भी अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र है, और चीन का गुलाम नहीं है नेपाल। जो चीन जो करेगा वो अभिनंदन है, अभिनंदन है। ये है नेपाल की जनता की आवाज। भारत के साथ जो सदियों से संबंध कायम है, वो संबंध कायम रहेगा। जनता, पूरी जनता चाहती है यहाँ की, ये नहीं कि सिर्फ प्रदेश की जनता, देश की पूरी जनता चाहती है कि भारत के साथ जो संबंध है इससे बेहतर होते जाए, और जितने संबंध है प्रगाढ़ होते जाए। इसमें कहीं भी कोई संतोष पांडे जी, मेरी चिंता थोड़ी और व्यापक है। मेरी चिंता और व्यापक है। पार्टी ने आपको सत्ता में स्थापित करने के लिए अगर ये चाहता है कि हमारा दल और हमारा पार्टी सरकार का नेतृत्व करे और हम लोग भारत के साथ रिश्ते खराब करें, तो कल्पना न करें। ये अकल्पनीय बात है, ये सिर्फ कहने की बात है। नेपाल भारत के रिश्ते के बारे में अगर कोई कल्पना भी करता है कि रिश्ता बिगड़ जाएगा, वह खराब हो गया, वह कोई बिगाड़ देगा, वो अकल्पनीय बात है, कल्पना के बात है। इस बात से ये संबंध जो है इससे बेहतर होगा। वो हम लोग देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम लोग भी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जनता ने हम लोगों को यहाँ से एमएलए बनाया है, तो मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति इस चीज को आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहता है। आई अप्रिशिएट यू। कोई राष्ट्र कभी भी नेपाल भारत के रिश्ते को नहीं बिगाड़ सकता है, ये संबंध और प्रगाढ़ होगा। स्वागत। ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके कमेंट्स जानना चाहता हूं कि चीन क्या भारत को घेरने के लिए नेपाल के कुछ लीडर्स का इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट। पहली बात तो विधायक जी का, संतोष पांडे जी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन है इनका। दूसरी बात, जो चीन एक चालबाज दुश्मन है और वो चालबाज पड़ोसी है, और हमारा भाग्य कह लीजिए, सौभाग्य कह लीजिए, दुर्भाग्य कह लीजिए कि सबसे लंबी सीमा भी उसी के साथ लगी हुई है। तो हमें
हम पड़ोसी तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसकी दगाबाजियां और चालबाजियों को जो है कहीं ना कहीं हमें चेक और मेट करना होगा। उसकी दगाबाजी और चालबाजियों को, जो सबसे बड़ी चीज ये वर्तमान सरकार है वो समझने में नाकाम रही, या उन्होंने समिट पॉलिटिक्स की, डिप्लोमेसी की जगह, कूटनीति की जगह, ये देखने की बात है। बहकावे में लाने का कोशिश करे, वो कभी भी संभव नहीं है, न संभव है न संभव होगा। मैं आपसे यहां पर बहुत स्पष्ट कह दूं कि चीन को समझने में हमारी फॉरेन पॉलिसी वर्तमान सरकार की कहीं ना कहीं चूक हुई है। इससे ज्यादा कड़ा शब्द कहना उचित नहीं है। कैसे चूक हो गई? जो चाइना मामले के सबसे बड़े जानकार हैं वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। सर यही तो बात है। सच्चाई यह है कि वही तैराक गंगा नदी में डूबता है जिसको तैरना आता है। जो तैरना जानता ही नहीं वो गंगा नदी में कूदेगा नहीं। सच्चाई है कि ये चीनी भाषा को जानने वाले शख्स ये अधिकारी थे, मंत्री नहीं। इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री 18 बार जो चीन से मिलकर के आए और 5 बार जो प्रधानमंत्री जी जिनपिंग से मिले, वहां से प्रॉब्लम है। जयशंकर तो अभी आए हैं। जयशंकर से पहले हुआ क्या कि चाइना की पूरी सरकार ने हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी की मैपिंग कर ली कि वो चाहते क्या हैं, उनके अपने व्यक्तिगत अच्छाइयां या कमियां क्या हैं। उसके बाद उन्होंने जो सारा किया, जयशंकर के मुंह पर तो बेवजह की गाज गिर रही है। आप ये बताओ कि नेपाल के साथ हम अपने रिश्तों को, जो कुछ भी ये खटास कुछ लीडर्स पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में भारत को क्या एफर्ट करनी चाहिए? बड़ी सिंपल, इट्स वेरी सेंसिबल। मतलब हाँ, बहुत सिंपल सी बात बता दूं। मैं जो काला पानी है मैं वहां रहा हूं, मेरा बचपन गुजरा है। बख्शी साहब आप ही के पास आ रहा हूं जी। मेरा पिथौरागढ़ में बचपन गुजरा है। मैं आपको बताऊं कि नेपाल में पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मधेशियों से बात करनी होगी, नेपाल की सरकार से बात करनी होगी, नेपाल की जो सिविल सोसाइटी है, मैंने नाम लेकर के कह रहा हूं, युवराज घिमरे जैसे लोगों से बात करनी होगी। आप जैसे जैसे विश्वास बढ़ाएंगे, भारत वहां पर बहुत अच्छी स्थिति में है। रोटी बेटी का रिश्ता है, भाषा का रिश्ता है, इन सारे चीजों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। लेकिन भारत सरकार को बड़े भाई की तरीके से देखिए ना, हमारे पाड़े जी वहां पर एमएलए हैं जी। हाँ, निश्चित तौर पर। कितनी शानदार बात है। हाँ, मैं बताऊं आपसे, संतोष पांडे जी एमएलए, मैं तो कह रहा हूं ना कि पूरी कांग्रेस और पूरा देश संतोष पांडे जी के हर वक्तव्य का स्वागत कर रहा है। मैं तो पूरी तरीके से, इनकी 10 रिश्तेदारियां यहां पर बहराइच में होंगी या बस्ती में होंगी या गोरखपुर में होंगी। मैं तो अच्छा, उत्तर प्रदेश का भी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस गोरखनाथ मंदिर से आते हैं, उसके ज्यादातर मानने वाले लोग हिंदुस्तान में कम, नेपाल में ज्यादा है नाथ संप्रदाय के। आप इस चीज को देखिए। तो यहां पर जो चीजें हैं वो तोड़ी नहीं जा सकती, लेकिन चीन की चालबाजी को ध्वस्त करने के लिए जो काम करने हैं भारत की सरकार को, दुर्भाग्य से वो सारे कर रही है। वो बस राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए डोनेशन नहीं ले रही। अरे फिर वही आ गए ना, एक इंटरनेशनल क्वालिटी डिबेट में। तो सच्चाई भी लाइए ना। अरे सच्चाई भी लाइए इस डिबेट में। कृपया गंदगी नहीं तो फिर मुझे अमर कोई गंदगी नहीं चाहिए डायरेक्टर ओके। बख्शी साहब नेपाल की किताब को कोट करना पड़ेगा। आप एक बहुत अमर भूषण ने उस समय की कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के बारे में, रॉ के डायरेक्टर ने क्या लिखा, भारत नेपाल संबंधों के बारे में। ये देश के अमर भूषण की किताब एक लैंडमार्क है इंडियन नेपाल रिलेशंस के बारे में। आज की डेट में दुर्भाग्य है। अमर भूषण ने क्या लिखा? अरे भाई सुनो तो सही, एक मिनट। डायरेक्टर रॉ ने क्या लिखा था? कोई प्रतियोगिता नहीं हो रही, ये देश का मामला है। एक सेकंड पुरी जी, खूब कीजिए, लेकिन डिप्लोमेसी के अंदर पुरी जी, शांत। आप एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मैं आपका बड़ा आदर करता हूं और आप सर्वाधिक बेहतरीन प्रवक्ताओं में से एक हैं बीजेपी के। मैं आपका सम्मान करता हूं, एक अच्छे लीडर हैं आप, आपका ज्ञान भी अच्छा है। लेकिन ये वक्त वो नहीं है कि आप सुरेंद्र राजपूत से झगड़े में कहा कि मोदी बैशिंग मत कीजिए। ऑलराइट बख्शी साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, सुरेंद्र भाई 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, जवाब जरूर ले लीजिएगा, बस इतना नहीं, बिल्कुल करारा जवाब देना। बख्शी साहब दोनों देंगे। बख्शी साहब आप मुझे बताइए कि नेपाल के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के क्या एफर्ट्स भारत को करने चाहिए ताकि हम इन रिश्तों को और प्रगाढ़ और मजबूत कर सकें, और चीन को उसका जो भी प्रभाव है नेपाल की प्रेजेंट लीडरशिप के साथ, उसको हम थ्रो आउट कर सकें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो गलतियां हमने पहले कर दी हैं 1995 से और उसके बाद से, वो हमें अब गलतियां ना दोहराएं। और दूसरी बात है, जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे, वो मैं बताऊं, क्योंकि मैं उसमें शामिल हूं, मेरी रिश्तेदारी वहां पे है, उनके साथ मैं वार्तालाप कर रहा हूं
कि किस तरीके से हम इस ट्रैक टू डिप्लोमेसी को एक ज़्यादा जिसको कहते हैं सामने लेके आए, क्योंकि अभी भी जो पुराने जो लीडर्स थे जिनके साथ में जनता है वो सब भारत का साथ चाहते हैं, चाहे राणा फैमिली हो, चाहे अर्स्टवाइल शाह फैमिली हो, चाहे कोई भी हो, वो सब भारत के साथ रिश्ता चाहते हैं। पर ध्यान से सुनिए, चीन नहीं होने देगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि चीन ऊपर से एड़ी तक का जोर लगा देगा, ये नहीं होने देगा, क्योंकि ये चीन और पाकिस्तान के हित में है कि भारत से नेपाल दूर रहे। पर इंडिया की प्रेजेंट लीडरशिप और हमारी फॉरेन पॉलिसी तो शांत होकर बैठे हैं। हम तो कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं कि हम नेपाल के साथ बातचीत करें। वो हमें बात करनी चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, और इसलिए हमारे को सबसे पहले उनकी जो आर्मी रिटायर्ड पर्सनल जो जहां पे सेटल्ड हैं, रिक्रूटिंग एरियाज एंड रिटायर्ड पर्सनल एरिया, वहां पे जाके करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक रिटायर्ड हवलदार और जेसीओ बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता है और उनके वोट लेके आता है। उनके साथ तालमेल करना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो कोई भी जो चाइना जैसी कंट्री है वो जो मर्जी कर लो कह लो आप, वो आपके इलेक्शंस को इफेक्ट करेगी, चाहे कैसे करे ये नहीं मेरे को पता। आप लोग जानकार हैं जो, और पैसा बेइंतहा लगा रही है चाइना, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है। चाइना वहां पर अपनी एयरफील्ड बनाना चाहता है और पूरा, और भूटान को भी कब्जे में कर रहा है। ये मत सोचिए नेपाल अकेला है, वो भूटान को भी कब्जे में ला रहा है। नहीं, मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूं आपसे बख्शी साहब। सबसे पहले बख्शी साहब, हमको आर्मी टू आर्मी रिलेशंस खराब नहीं होने देना चाहिए। बख्शी साहब, मेरे साथ पिछले दिनों तिब्बत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है उसके प्रमुख हैं डॉक्टर लिपसोंग मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा तिब्बत एक हथेली है और उसकी जो 5 फिंगर्स हैं चीन उस पर कब्जा करना चाहता है। एक लद्दाख, दूसरा नेपाल, तीसरा सिक्किम, चौथा बिल्कुल भूटान, पांचवा अरुणाचल। मेरी चिंता यह है कि अगर ज्यादा दखलंदाजी हुई तो नेपाल पर भी तिब्बत जैसी थ्रेट है चाइना की वजह से, यह मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल नेपाल, चाइना यही काम करेगा। चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोच रहे हैं कि नहीं कर सकता, वो कर सकता है। ऑल राइट संजय गुप्ता जी, चाइना का कोई नहीं, ऑल राइट बख्शी साहब, और उसको कमजोर नहीं करेंगे, ओके बख्शी साहब, और उसके लिए मैं एक सुझाव देता हूं। उसके लिए मैं सुझाव देता हूं, सुनिए, मैं सुझाव देता हूं, प्लीज सुनिए। हमको एशियन यूनियन क्रिएट करनी होगी। जो सब कॉन्टिनेंट में कंट्रीज है, हमको अपना एक एशियन यूनियन बनाना होगा और फिर कार्यक्रम देखिए कैसे होगा। ये यूरोपियन यूनियन की तरीके से होगा, पर ये डिप्राइव्ड कंट्री का यूनियन है। ऑल राइट संजय गुप्ता जी, तगड़ी चीज संजय गुप्ता जी, ऑल राइट सकते हैं तो ओके संजय गुप्ता जी, नेपाल में इस तरह से चीन की दखलंदाजी, क्या आप मानते हैं कि ये चीन की एक विस्तारवादी सोच का नतीजा है? क्या तिब्बत के तरीके हैंडल करना चाहता है नेपाल को? वो बिल्कुल नीयत ठीक नहीं है चाइना की। बिल्कुल ठीक है। अभी तो आपने स्वयं इस बात को स्वयं कह दिया कि चाइना की एक पॉलिसी है पाम एंड 5 फिंगर्स। पाम तो उसने पहले कब्जा कर लिया, तिब्बत को कब्जा कर लिया 1950 से 51 में, और अब उसके निशाने पर 3 तो भारतीय राज्य हैं जो आपने स्वयं बताया, उसमें सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और ये जो लद्दाख वाला रीजन है, और साथ साथ नेपाल और भूटान है। अब आप देखिए ये तो एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है ही है, हेजिमनिस्टिक है ये। चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसके सीमा, राष्ट्रीय सीमा 14 देशों से लगती है। 14 देशों से उसकी लड़ाई है, बॉर्डर डिस्प्यूट है। लेकिन साथ में जो पैसिफिक ओशन है उस, और जो साउथ चाइना सी के अगल बगल छोटे आइलैंड्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनके साथ भी उसका विवाद है, उस सबको कब्जा करना चाहता है। तो आज की तारीख में चीन कम से कम 23 देशों के साथ उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है, और वो अधिक से अधिक, जिसे कहते हैं इट इज लैंड हंग्री, वो एक बहुत बड़ा लैंड ग्रैबर है। तो हर सबको इस बात के लिए बहुत सचेत रहना होगा कि अगर आप चाइना को थोड़ा से भी आप जगह देंगे वो पूरा फैल जाएगा। वो अभी नेपाल ने क्या किया, नेपाल ने ठीक है भारत के साथ थोड़ी खटपट हुई तो वो उसने जो भी डोमेस्टिक फैक्टर्स रहे हो ओली साहब के सामने, तुरंत उसने चाइना वाली लैंग्वेज बोलना शुरू कर दिया। आज की तारीख में चाइना करीब 11 वहां के गांव में घुस गया है,
करीब 33 हेक्टेयर लैंड पर उसने कब्जा कर लिया है। चाइना जो नेपाल के स्कूल है वहां मैंडरिन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करी जा रही है। और अब आप क्या सोचते हैं, एक बार चाइना ने पैर जमाना शुरू कर दिया वो वापस जाएगा? अब देखिए उसने अपना कहना, अपना राग अलापना शुरू कर दिया, जैसे उसने डोकलाम पर उसने 2017 में किया था, और अब वो काला पानी और लुपू लेक और लिम्पियाधुरा में भी वो अपना वो क्लेम करेगा। ओके सर, ओके अब यहाँ संजय पर मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, नहीं, एक बात मेरी सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी माननीय वक्ताओं के द्वारा कहा गया कि भारत ने अपने संबंध सभी पड़ोसी देशों से बिगाड़ लिए, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे दूसरे हो। तो मैं यहाँ एक बात बता दूं कि जो विदेश संबंध होते हैं, वैदेशिक संबंध होते हैं, वो एक हाथ से नहीं होते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। संतोष पांडे जी, श्रीलंका सर 20 सेकंड, आप भारत की जनता को किस तरह से आश्वस्त करना चाहते हैं? संतोष पांडे जी, गो अहेड, चले गए 20 सेकंड सर जी। संतोष पांडे जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ओके, पांडे जी से मेरा कनेक्ट हो नहीं पाया। यस सुरेंद्र जी, 10 सेकंड, गो अहेड। हाँ, 2-3 बातें मैं कह रहा था अभी। असल बात, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनको कोई कमी बताइए, बाकी सब आप कीजिए, नरेंद्र मोदी जी खिलाफ बात मत कीजिए। मैं तो कहता हूं अमित पुरी को विदेश मंत्री बना देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अमित पुरी जी बनना ही नहीं चाहते। यहां पर जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, आपसे बताऊं कि इनको कमियां क्यों नहीं सुनना चाहते हैं, और जब कमियां नहीं सुनना चाहते हैं तब ये किसी एक नौकरशाह की, किसी एक भारत सरकार के अधिकारी की किताब को लेकर के आ जाएंगे कि नेहरू जी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नेहरू जिम्मेवार है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की बात है ब्रजेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अभिनंदन और धन्यवाद आप सभी का। विशेष तौर पर संतोष पांडे जी, नेपाल के विधायक, उनका हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने भारत और नेपाल के रिश्तों की व्याख्या की। भारत और नेपाल एक दूसरे की जान है, जिस्म भले दो हों लेकिन आत्मा एक है। हम कभी अलग नहीं हो सकते, हम एक हैं। लीडर्स आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, राजनीतिक दल बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन भारत और नेपाल के रिश्ते न कभी बिगड़े थे न कभी बिगड़ेंगे। ये दोनों भाई हैं, गले मिलेंगे, साथ रहेंगे, आत्मा एक है। धन्यवाद, नमस्कार।